जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है कुंडली मिलान को लेकर। कल तक मैंने जानकारी दी कि वृष लगन की कुंडली में आपको सप्तम भाव का स्वामी कुंडली मिलान वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना अति आवश्यक है। उसके बाद बारी आती है पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी की। प्रिय दर्शकों, ये बात समझ लीजिए, हर लगन कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी देखना अति अनिवार्य है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी ही ये तय करता है और सप्तम भाव में पड़े हुए ग्रह जातक की कुंडली में ये तय करते हैं कि उसका दाम्पत्य सुख जिंदगी में कैसा रहने वाला है। और पंचम भाव में पड़े ग्रह और पंचम भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ चला गया, ये ग्रह तय करता है, यानी पंचम भाव का स्वामी ये तय करता है कि आगे उस जातक या जातिका का संतान सुख कैसा रहने वाला है। तो कल तक हमने विस्तृत रूप से जानकारी दी आपको वृष लगन की कुंडली की। आइए इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली। मिथुन लगन की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर मिथुन राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह स्वयं बुध देव माने जाते हैं। बुध देव ने बृहस्पति देव को क्या दिया, बुध देवता ने बृहस्पति देव को सप्तम भाव का स्वामी बनाया, यानी दाम्पत्य सुख, पार्टनरशिप और डेली वेजेस। और साथ में बृहस्पति देव को दिया कामकाज का डिपार्टमेंट, यानी आपके कर्म का डिपार्टमेंट। बुध देवता ने बृहस्पति देव को सप्तमेश बनाया और दशमेश बनाया। और बृहस्पति देवता के बाद बुध देवता ने शुक्राचार्य, जो दानव गुरु माने जाते हैं, उनको क्या दिया, शुक्राचार्य को पंचम भाव का स्वामी बनाया। पंचम भाव हमारी संतान का, हमारे पेट का, लव रोमांस का, अनसर्टेन गेन्स का, हमारी माइंड, विल पावर, मेमोरी और स्ट्रेंथ का माना जाता है। और साथ में शुक्र देवता को दिया 12वां भाव। 12वां भाव हमारे व्यय का, विदेश सेटलमेंट का। 12वां भाव हमारे लिए फजूल के खर्च का, अस्पताल तक के खर्चे और हस्बैंड वाइफ के पर्सनल टाइम का भी 12वां भाव ही माना जाता है। तो दर्शकों, अगर किसी भी जातक या जातिका की मिथुन लगन की कुंडली हो, तो मिथुन लगन की कुंडली अगर आती है आपके पास, तो सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि अब हमें गुण मिलान की पद्धति से आगे जाना है। मैंने आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी कि गुण मिलान केवल कुंडली का 25% ही हिस्सा माना जाता है। कुंडली मिलान अकेला गुण मिलान नहीं होता। गुण मिलान से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होकर के कह देते हैं इतने गुण मिल गए तो कुंडली मिलती है। गुण मिलान से कुंडली खत्म नहीं होती, उल्टा कुंडली का मिलान शुरू होता है गुण मिलान से। तो अगर किसी जातक या जातिका की मिथुन लगन की कुंडली है, तो सबसे पहले अगर वो मैरिज के लिए आपके पास आई है, तो ये देखना अति अनिवार्य है कि उस कुंडली में सप्तम भाव पर कौन से पापी और कौन से क्रूर ग्रह पड़े हैं जो सप्तम भाव को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कुंडली का कोई भी मारक ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठा होगा तो सप्तम भाव रिगार्डिंग प्रॉब्लम आना तय है। और अगर कुंडली में 2 या 2 से ज़्यादा पापी या क्रूर ग्रह बैठे होंगे तो कुंडली में डाइवोर्स तक का योग बनाना संभव हो जाता है। ऐसी फिर लगन कुंडलियों को पहले ही कहा जाता है कि मैरिज से हफ्ता 10 दिन पहले आप खट विवाह या ऐसी कोई पद्धति जो भी शास्त्रों के मुताबिक हो वो करवाइए, ताकि आप बाद में मैरिज के बाद आपको दिक्कत परेशानी ना आए। और साथ में
अगर आपकी बेटी की कुंडली में है या आपके बेटे की कुंडली में है तो साथ में ऐसी कुंडली जोड़िए जिसका सप्तम भाव बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, साफ सुथरा हो, सप्तम भाव का स्वामी भी कुंडली में अच्छी जगह विराजमान हो, ताकि उन दोनों की मैरिड लाइफ इजीली अच्छी हो करके अपना जीवन यापन आसानी से जी सकें। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा कि अगर सप्तम भाव पर 2 या 2 से ज़्यादा पापी क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा तो कुंडली मिलान के बिना विवाह कभी मत कीजिएगा, अन्यथा बाद में आपको सदैव परेशानियां झेलने को ही मिलेंगी। और फिर किसी ने गुण मिलान करके ओके कर दिया तो आप बाद में यही कहते रह जाएंगे जी हमने तो कुंडली मिला करके दी। आपने कुंडली नहीं मिलाई है, आपने सिर्फ गुण मिला ली है। और गुण 2 पागलों के भी मिल जाते हैं। अगर पागल खाने से पकड़ लाया जाए कि इतने गुण मिल गए तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको विवाह की पद्धति में डाल दिया जाए और विवाह करके उनका जीवन यापन वो आसानी से नहीं जी पाएंगे अगर वो दोनों ही सिर्फ गुणों के बेस पर कुंडली मिला दी जाए। तो ये बात सदैव स्मरण रखिएगा कि सप्तम भाव पर अगर 2 से ज़्यादा पापी या क्रूर ग्रह पड़े होंगे तो सप्तम भाव को खराब अवश्य करेंगे। दूसरा फार्मूला प्रिय दर्शकों, अगर सप्तम भाव का स्वामी यानी इस कुंडली में बृहस्पति देवता बने, अगर बृहस्पति देवता इस कुंडली में 6, 8 या 12 में पड़े हों, छठे भाव में पड़े हों, अष्टम भाव में पड़े हों या द्वादश भाव में पड़े हों, तब भी मैरिज में डिस्टर्बेंस का योग अवश्य बनता है, मैरिज डिले होने का योग बनता है, मैरिज के बाद भी परेशानी आने का योग बनता है। ऐसे जातक की कुंडली देखते ही हम अक्सर कहते हैं कि जी इस जातक की कुंडली मिलाए बिना इसके विवाह को संपन्न मत कीजिएगा, वरना आपको बाद में दिक्कत परेशानियां भुगतनी पड़ सकती हैं। इस जातक की जिसका भी विवाह स्थान का स्वामी 6, 8, 12 में पड़ा है उसकी कुंडली सही ढंग से मिलाइए, केवल गुणों के आधार पर विवाह संपन्न मत कीजिएगा, कुंडली सही ढंग से मिलाइएगा ताकि सामने वाले जिस जातक या जातिका से आप कुंडली मिला रहे हैं उसका सप्तम भाव के स्वामी की कुंडली में स्थिति क्या है ये जाने बिना अगर आप मैरिज के उस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो सदैव आपको परेशानियां भुगतनी पड़ सकती हैं। तो सामने वाले का सप्तम भाव ये देखना अति अनिवार्य है कि उसके सप्तम भाव का स्टेटस क्या है और सप्तम भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ चला गया। अगर इस लगन कुंडली में भी सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में पड़ा होगा तो सदैव मैरिज में कष्ट आने का योग बनता है, मैरिज डिले होने का योग बनता है, मैरिज के बाद भी परेशानियां होने का योग बनता है। इसलिए ऐसी कुंडली को सही ढंग से ही मिलान करना अति आवश्यक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आइए बात इससे आगे की करते हैं जो कुंडली मिलान के वक्त देखना हमारे लिए अति अनिवार्य है। पहली बात हमने कही कि सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी देखिए, और लड़कियों के लिए तो यहाँ कारक ग्रह भी बृहस्पति बनता है, वो अति अनिवार्य है देखना। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर इसके साथ साथ कुंडली का हम पंचम भाव भी देख लेते हैं, पंचम भाव जैसा मैंने पहले ही आपको कहा कि संतान के लिए देखना अति अनिवार्य है। पंचम भाव में अगर 2 या 2 से ज़्यादा पापी या क्रूर ग्रह पड़े होंगे, पापी और क्रूर में शनि राहु केतु आते हैं, केवल क्रूर में सूर्य देवता और मंगल देवता आते हैं। इन 5 ग्रहों का कहीं भी विराजमान होना, सूर्य मंगल हालांकि देवताओं में आते हैं लेकिन ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं जिनमें एक सेपरेटिव टेंडेंसी का तत्व अवश्य माना जाता है, और शनि राहु केतु पापी भी हैं और क्रूर ग्रह भी माने जाते हैं। इसलिए अगर पंचम भाव में इन 5 ग्रहों में से कोई भी विराजमान होगा तो संतान को कष्ट आने का योग बनता है, संतान देरी से होने का योग बनता है, संतान बहुत ज़्यादा मैरिज लाइफ के कई सालों के बाद आने का योग बनता है। तो सप्तम भाव में भी कोई भी पापी या क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो सही ढंग से कुंडली मिला करके ही उस चीज़ की प्रोसीडिंग आप कीजिएगा। सप्तम भाव के ऊपर अगर 2 से ज़्यादा पापी ग्रह आ जाएं तो संतान को कष्ट होने का योग बनता है, संतान से कष्ट होने का योग बनता है। अगर पंचम भाव का स्वामी शुक्राचार्य कुंडली में कहीं 6, 8, 12 में चला जाए, कुंडली में कहीं
नीच अवस्था में आ जाए, अगर कुंडली में कहीं 0 डिग्री हो जाए, अगर कुंडली में कहीं अस्त अवस्था में आ जाए, अगर कुंडली में कहीं 29 डिग्री चला जाए, कहने का तात्पर्य किसी भी सूरत में पंचम भाव का स्वामी अशुभ या बलहीन अवस्था में हो जाए तो भी पंचम भाव रिगार्डिंग हमें कभी प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाते। ये कुंडली मिलान करते वक्त हमें देखना अति अनिवार्य है कि कुंडली मिलाते समय पंचम भाव की स्थिति क्या है और पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी की स्थिति क्या है। बहुत सारे लोग मैरिज के 8-8, 10-10 साल बाद हमारे पास मिलने आते हैं, सर देखिए हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है और संतान की प्राप्ति के बिना जीवन अधूरा माना जाता है। तो जिसकी वजह से हमें सबसे पहले कुंडली का पंचम भाव देखना पड़ता है कि पंचम भाव पर कौन से ग्रह विराजमान हैं और पंचम भाव का स्वामी कुंडली में किस जगह प्लेस्ड हुआ है, किसकी वजह से वो कितना बलहीन हुआ है, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स में इतनी बड़ी कमी आ रही है। जिसके बाद हम ये नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसका रेमेडी क्या किया जाए। पंचमेश है तो ये कदापि मत सोचिएगा कि सदैव इसका हल एक रतन धारण करना ही है। पंचमेश है तो ये सदैव ध्यान रखिएगा कि उसकी प्लेसमेंट ये डिसाइड करके बताती है कि अब यहाँ इसका रतन धारण करना अनिवार्य है या पंचम भाव के स्वामी का सिर्फ आप पाठ, पूजन, सिमरन, हवन, यज्ञ, व्रत, आरती कुछ भी करेंगे उससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। ये अगर आपको बात पहली दूसरी बार ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपका पंचमेश, अगर आपके संतान प्राप्ति में दिक्कत परेशानी आ रही है तो आपका पंचमेश कुंडली में किस स्थिति में है और पंचम भाव पर कौन से पापी ग्रहों का प्रभाव है, जिसे शांत करवा करके आप संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ध्यान रहे दर्शकों, अगर मिथुन लगन की कुंडली है तो विवाह के मिलान के समय जिस भी जातक या जातिका की कुंडली आपके पास आती है, गुण मिलान के बाद एक बार कुंडली मिलान जरूर कीजिएगा। सप्तम भाव देखिए, सप्तम भाव का स्वामी देखिए, फिर पंचम भाव देखिए और पंचम भाव का स्वामी देखिए कि कुंडली में वो क्या स्टेटस और कितना बलाबल लेकर के किस जगह प्लेस्ड होकर के बैठे हैं। उसके बाद ही इस बात का निर्णय कीजिएगा कि इसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देना है। दर्शकों, ये बात बड़ी सिंपल सी है तब तक जब तक ये बात समझ में ना आए। बहुत सारे लोग कुंडली को सिर्फ गुण आधार मानते हैं, गुण मिलान ही कुंडली का आधार स्वरूप मानते हैं, लेकिन वो बात पूरी तरह शास्त्र सम्मत नहीं है। ये मूल नियम सदैव आपको याद रखना होगा। और अगर आपका किसी भी वजह से ये एपिसोड देखने से रह जाए तो हमारी कोशिश रहती है कि डेली का एपिसोड YouTube पर अपलोड कर दिया जाए और आप उसे देख करके लाभान्वित हो सकते हैं और आप उस शिक्षा को सही दिशा में ग्रहण करके खुद का भी भला कर सकते हैं और अपने ज्ञान का चक्षु अवश्य खोल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव देखना, सप्तमेश देखना, पंचम भाव देखना और पंचम भाव का स्वामी देखना कुंडली मिलाते समय अति अनिवार्य है। इसके बिना कुंडली मिलान सदैव अधूरा माना जाता है। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग जब मिलने आते हैं तो ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं शनि राहु केतु से जुड़ी हुई होती हैं। मैं इसके बारे में पहले भी आपको सैकड़ों टिप्स दे चुका हूँ। अगर कहीं आपको लगे कि शनि राहु देवता का या केतु देवता का पाप प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर शनिदेव की 7.5 चल रही हो, अगर शनिदेव का टैया चल रहा हो, तो स्पेशली अमावस्या वाले दिन किसी भी 4th क्लास एम्प्लॉय को, बैगर को, मंदिर गुरुद्वारे के बाहर बैठे भिखारी को, किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को कुछ खाने को अवश्य दे। लेकिन एक बात का सदैव ख्याल रखिए प्रिय दर्शकों, कभी किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि पैसे देने से मान लीजिए वो सिगरेट पीता है, वो जर्दा खाता है, वो कुछ भी ऐसी गलत चीज़ खाता है, तो उसका पाप प्रभाव आप पर भी आता है और आपके लिए भी वो किया हुआ दान हमेशा दिक्कत परेशानियों का कारण बनता है। उसे खाने के लिए कुछ दीजिए, उसे कभी भी पैसे की हेल्प मत कीजिए, खान पीन के लिए कुछ दीजिए। मान लीजिए अगर वो खाना फेंक भी देगा तो चींटियाँ खा लेंगी, तो आपका पुण्य का खाता उतना ही बरकरार रहेगा। पैसे देने का मतलब नेगेटिविटी बढ़ाना हो जाता है।
तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।